नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी इस सेक्शन में देख रहे हैं, हम लोग इस टाइम लेकर चल रहे हैं अपनी एनसीईआरटी में 6 से लेकर कक्षा 12 तक का सभी एनसीईआरटी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे सामान्य अध्ययन के पोर्शन को मजबूत करेगा और जो मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह होती है उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 का जो है पॉलिटी को पूरा कवर कर लिया है। पॉलिटी को कवर करने के बाद अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं भूगोल को, ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी को खत्म होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। और क्लास 6 की जो ज्योग्राफी में आज चैप्टर नंबर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 7 हमारा है भारत देश, हमारा देश भारत। अब इसमें देखेंगे कि अक्षर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी तक का हम लोगों ने देखे, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। जैसे कि पहला तो देखा सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति, कहाँ पूरा सौरमंडल देखा, उसमें पृथ्वी की स्थिति को देखा। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा तो उसमें ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखा। उसने समझा कि आखिर क्या होती हैं। पृथ्वी की गतियों को देख लिया है, मानचित्र देख लिया, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल एवं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों को देख लिया। हम लोगों ने टोटल 6 चैप्टर कर चुके हैं। आज हमारा 7वां चैप्टर है हमारा देश एवं भारत। इसका एक लास्ट चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 8, भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग पूरा खत्म कर रहे हैं अपना हमारा देश भारत जो है। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत देश के बारे में क्या क्या हमें जानना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 है हमारा देश भारत। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर से आकृति से, जिसे आप देख सकते हैं। भारत एक बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय से ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। देखिए, आप भारत की जो बात कर रहा है, भारत को अगर हम लोग अभी दिशा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो जैसे ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये मतलब आप पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये चारों दिशाएं इसमें स्टार्ट होता है। तो भारत की बात करता है तो भारत बड़े भौगोलिक वाला विस्तार वाला देश है। इसमें उत्तर में यह हिमालय, अब उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हिमालय हो गया। पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अब पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पे अरब सागर, पश्चिम में हमारा इधर हो जाएगा, यहाँ पे आपका अरब सागर हो जाएगा। देखिए, उसी तरह कर रहे हैं, ये पश्चिम है तो इधर अरब सागर हो जाएगा। एवं पूर्व में क्या है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपका क्या है तो यहाँ पे आप बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ये आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इस तरह से इसकी आकृति बन रही है। चारों तरफ कोई ना कोई देश है। भारतीय प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। जो भारतीय प्रायद्वीप हैं ये तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये चीज अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीजें आपको नोट भी करनी है और याद भी रखनी। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 332.8 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। उत्तर में कश्मीर, उत्तर में कश्मीर हो जाएगा, से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। अब देखिए जो इधर की डिस्टेंस ये कितनी है तो ये 3200 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखना, 3200 किलोमीटर है कन्याकुमारी। अब यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे J&K हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हो जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इनके बीच की दूरी कितनी है तो 3200 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखें तो किलोमीटर है, जहां पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। अगर हम लोग ये ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ पे कच्छ पड़ता है, तो कच्छ के रण तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये हमारी है 3200 किलोमीटर। अगर टोटल एरिया की बात करते हैं तो टोटल एरिया हम लोगों ने देखा था कितना था तो 32.8 किलोमीटर, 1 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन दिया गया है कि कहां से कहां तक विस्तार। अगर इसका पूछा जाता है आपसे कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना तो 3200 किलोमीटर है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक का विस्तार है तो 3200 किलोमीटर। और पूरा अगर इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ये चीज आपको याद रखनी। ये सारे फैक्ट जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे फैक्ट आपको नोट कर लेने हैं अपने, उसमें ये आपको याद रखना है।
ऊंचे ऊंचे पर्वत एवं भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह तथा तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु वनस्पति वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे पॉलिटिक आपको चैप्टर याद हो रहा होगा, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज्योग्राफी जो है वहाँ के विविधता को प्रदर्शित करती है, विविधता पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो वही अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आखिर कैसे ज्योग्राफी जो है भिन्नता पर प्रभाव डाल रही है। इस भिन्नता में हम एकता को भी पाते हैं जो हमारी परंपराओं को दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक की आबादी को 120 करोड़ से अधिक हो गया। अभी जैसे हाल ही का डेटा जो वर्ल्ड लेवल पे आया था, उसमें चीन को छोड़कर हम लोग 140 करोड़ से ऊपर निकल चुके हैं। यह चीन के बाद दूसरा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये आपको करेक्ट करने वाला है कि अगर विश्व का जो डेटा आया था जनसंख्या के मामले में, उसमें भारत आ गया था किस नंबर पे, तो भारत आ गया था पहले नंबर पे और चीन पहुंच गया था दूसरे नंबर पे। ये चीज नए वाले डेटा में आया था, लेकिन अभी भारत की जो जनगणना हुई उसकी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी रिपोर्ट आने तक का ही हम लोग, उसकी रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं स्थिति की बात करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा 23.5 अंश जो है 23 अंश 30 मिनट उत्तर देश को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। चित्र हम लोग 7.2 में देखना है। अब जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चल के देख ले रहे हैं। ये 7.1 है, 7.2 देखिए यहाँ पे दिया गया। ये पूरा भारत दिया गया। ये आपकी कर्क रेखा दी गई। ये आपकी जो यहाँ पे डॉटेड लाइन बनी हुआ है, ये देखिए कर्क रेखा लिखा हुआ है। ये कितनी है, तो ये 23.5 अंश की जो है ये नॉर्थ रेखा है, नॉर्थ। ठीक, तो ये नॉर्थ रेखा हो जाती है। आपको ये याद रखना है। आपको कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक का। ये भी आपके लिए, ये फैक्ट जितने भी यहाँ पे अब आ रहे हैं, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। कितना विस्तार है, अगर भारत की भूमि का विस्तार पूछते हैं, दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा, तो दक्षिण से उत्तर की हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि दक्षिण से उत्तर का विस्तार कहाँ पे दिया गया। देखिए ये है दक्षिण। यहाँ की बात करते हो तो 8 अंश कितना, तो 8 अंश 4 मिनट की बात कर रहा था। 8 अंश 4 मिनट से लेकर कहाँ तक का, तो ये यहाँ तक का दिया गया लगभग आपका 37 अंश कितना था, आपको वो चीज याद रखना है। यहाँ पे 37 अंश कितने तक का, तो 37 अंश 6 मिनट तक का आपका अक्षांश विस्तार। वहीं पे पश्चिम से लेकर पूर्व तक का भारत का विस्तार देखते हैं तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर कहाँ तक का, तो 68 अंश 7 मिनट से पूर्व से लेकर, अगर हम यहाँ चलते हैं तो ये देखिए ये पूर्वी विस्तार है। तो यहाँ पे जैसे क्या है, तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा तो विस्तार यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 64 दिया गया, तो यहाँ 68 दशमलव कितना है, 68 अंश 7 मिनट। और वहीं पे ये जो हम लोगों ने देखा था ये 6 मिनट था। यहाँ से विस्तार स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो ये देखिए यहाँ तक जाता है लगभग 98। ये आपका 29 अंश के आसपास जाता है। कितना, तो 29 अंश के आसपास जाता है। 97.25 मतलब 97 अंश और 25 मिनट। यहाँ पे कितना, तो 97 अंश और 25 मिनट आपका, ये आपका विस्तार टोटल इधर का हो जाता है। और इधर का विस्तार हम लोगों ने कितना देखा, तो ये आपका इधर का विस्तार हो जाता है। इन दोनों विस्तार को हम लोगों ने स्थिति को देख लिया है। अब इसमें और कौन सी चीज दी गई है, देखिए पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अगर भारत को हम पूर्वी और पश्चिमी, क्या कहते हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के 2 क्षेत्रों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में बहुत अधिक अंतर होता है। ये हम लोग जब देशांतर पढ़ रहे थे वहां पे देखा था कि भारत में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया था, क्योंकि 29 अंश है। इस तरह से की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटों का होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया गया प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। अब देखिए, अब आपको इन फ्यूचर कभी किसी से न पूछना पड़े कि आखिर प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ जल से जब घिरा होता है तो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। अब यहाँ पे कह रहा है, क्या आप जानते हैं
बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय। यहीं पे रूस की अगर बात करते हैं तो रूस में टोटल 11 मानक समय। ये भी आपको याद रखना है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने समय? तो रूस में टोटल 11 मानक समय दिए गए। भारत में 1 मानक समय है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे हो गई। लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अब अगर पूरब से पश्चिम तक का देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, प्रत्येक एक देशांतर पर स्थानीय मान के 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे सूरज जो है 2 घंटे पहले, कितना, तो 2 घंटे पहले ही यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 पूर्वी देशांतर को स्थानीय मानक समय भारत का माना गया है। कितना? तो 82.5। देखिए यहाँ पे 82.5 जो है यहाँ पे आपका आएगा, तो 82.5 जो दिया गया यही आपका जो मानक समय रेखा है। ठीक, स्थानीय मानक समय भारत को माना गया। इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों पर। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 में इन देशों का पता लगाइए। तो देखिए भैया यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला तो है पाकिस्तान, दूसरा दिया गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पे लगती है। तीसरा दिया गया यहाँ पे चीन, चीन ये तीसरा देश हो जाएगा। नेपाल यहाँ पे चौथा देश हो जाएगा। भूटान यहाँ पे 5वां देश हो जाएगा। बांग्लादेश यहाँ पे 6ठा देश हो जाएगा और म्यांमार यहाँ पे 7वां देश हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं श्रीलंका से, तो श्रीलंका से डायरेक्ट स्थल की सीमा नहीं लगती है, वो जल की सीमा लगती है। तो इसलिए 7 देशों की बात किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि टोटल भारत का पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 हैं। आपको 7 के नाम भी याद रखने हैं। अब इसमें आपसे ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया था कि सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो जो बांग्लादेश की है इसकी सबसे लंबी सीमा है। कितनी? किसकी? तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है भारत? तो ये बनाता है बांग्लादेश के साथ। ये भी आपको याद रखना। हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए ये पूरा दिया गया, ये पाकिस्तान दिया गया, यहाँ पे अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, ये चीन दिया गया, ये नेपाल दिया गया, ये भूटान है, ये है बांग्लादेश। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मतलब भारत का जो राजनीतिक मैप है उसे दिया गया है और इसमें सभी राज्यों के नाम दिए गए। जैसे कि यहाँ पे आपका जम्मू और कश्मीर दिया गया। अब ये बट गया है, तो अब ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। यहाँ देखिए ये हिमाचल प्रदेश दिया गया, इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ पे उत्तराखंड दिया गया, इसकी देहरादून। यहाँ पे पंजाब दिया गया, चंडीगढ़ दिया गया, हरियाणा दिया गया। ये यहाँ पे बीच में आपका दिल्ली पड़ता है जो कि भारत देश की राजधानी है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया, ये बिहार है आपका। यहाँ पे देखिए झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है, ये आपका गुजरात है। महाराष्ट्र हो गया आपका, ये हैदराबाद दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये उड़ीसा दिया गया, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु, ये यहाँ पे बॉर्डर पे एकदम तटीय रेखा केरल के साथ है, ये कर्नाटक है। और इधर अगर आप 7 सिस्टर की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए इनको 7 सिस्टर के रूप में माना जाता है। किसको? तो इनको 7 सिस्टर के रूप में माना जाता है, जो बिल्कुल अलग हैं। ये अरुणाचल प्रदेश आपका दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आपका असम दिया गया है, ये आपका जो है शिलांग दिया गया और यहाँ पे आपका मणिपुर दिया गया, यहाँ पे आपका नागालैंड दिया गया, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, मिजोरम दिया गया और ये आपका दिया गया सिक्किम। तो इस तरह से अगर देखें तो सभी हम लोगों ने यहाँ पे राज्यों को देख लिया। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछता था कि कर्क रेखा, क्या कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो उसको आप बता सकते हैं। यहाँ से आप देखिए ये 82.5 कर्क रेखा है। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कहाँ से, तो यहाँ से देखिए पहले मिजोरम हो गया, मिजोरम से गुजरती, पहला क्या हो जाएगा, तो पहला मिजोरम हो जाएगा, यहाँ दूसरा त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा के बाद ये पश्चिम बंगाल आता है, ये तीसरा हो जाता है, इसके बाद ये झारखंड आता है, ये चौथा हो जाता है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ आता है, ये 5वां हो जाता है, ये इसका मध्य प्रदेश होता है, ये 6ठा हो जाता है और इसके बाद ये क्या राजस्थान पड़ता है 7वां, ये आपका 8वां हो जाता है। 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से गुजरती, तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये चीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये श्रीलंका दिया गया है। तो ये हम लोगों ने सारी चीजें देखी। अब देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी। अब यहाँ पे आपको बताना कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी।
चलते हैं देखते हैं समुद्र से किसकी नहीं जुड़ी हुई है। देखिए पाकिस्तान की जुड़ी हुई है, अफगानिस्तान की नहीं जुड़ी हैं, चीन की नहीं जुड़ी हुई, चीन के उस साइड आपकी चीन से जुड़ी हुई, इधर बांग्लादेश की जुड़ी हुई है, भूटान की नहीं जुड़ी, नेपाल की नहीं जुड़ी हुई, ठीक, म्यांमार की जुड़ी हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आगे चलते हैं देखते हैं, दक्षिण में समुद्र को स्थित दो द्वीप श्रीलंका एवं मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। कौन दो? ये क्या है? तो दो द्वीप देश हैं जिनको श्रीलंका बोलते हैं और एक को मालदीव बोलते हैं। दोनों क्या हैं? हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि के द्वारा जो है श्रीलंका से अलग होता है। क्या? भारत श्रीलंका से अलग होता है। यहाँ इनके मध्य क्या पाया जाता है? तो ये पाक जल संधि पाई जाती है। पाक जल संधि पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। आपसे अक्सर पूछा था कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो पाक जल संधि पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया राजनीति एवं प्रशासनिक विभाजन, मतलब ये एक देखिए बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही नॉर्मल आपको भारत के बारे में बताया जा रहा है। अभी तो हम लोग भारत के अंदर जाके बहुत ही अच्छी चीजों को देखेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसमें क्या दिखा रहा है कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों से देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। लेकिन इस डेटा को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या 28 राज्यों में एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये सही राज्य क्या 28 राज्य हो जाएगा, मतलब 29 अब कट जाएगा और 7 की जगह पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे नदियां वगैरह सब चीजें दी गई, ये भौतिक विभाजन है। हम आगे देख लें। में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। लेकिन अभी क्या हुआ है? तो अभी जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका विघटन कर दिया गया, तो राज्य घट गया। अंतिम राज्य की बात करेंगे तो अंतिम राज्य तो यही है। 2 जून 2014 को जो तेलंगाना अलग राज्य बनाया गया था वो तो अलग राज्य है ही, लेकिन इसके बाद क्या किया गया? तो इसके बाद जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? 2 भागों में बांटा और दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली को मिक्स कर दिया गया, उसको एक बना दिया गया। तो इसीलिए एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो जाता है और एक आपका स्टेट भी कम हो जाता है। ठीक, पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था, पर स्टेट दिल्ली भारत की राजधानी है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यहाँ पे आपको याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। दोनों फैक्ट हैं, दोनों आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन की बात करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, तट हो गया, द्वीप समूह हो गया। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? बर्फ का घर, बर्फ से ढका हुआ। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित है वृहत हिमालय। क्या कह रहा है? सबसे उत्तर में स्थित है। देखिए सबसे उत्तर में बात करते हैं तो ये जो है आपका ये बृहत हिमालय जो सबसे उत्तर में स्थित है। और इसके बाद चलते हैं तो इसके बाद क्या कहा गया है? इसके बाद पाया जाता है बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री इसको बोलते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और मध्य हिमालय का या हिमाचल का हिमाद्री के दक्षिणी में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ यहाँ पे स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक का सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब क्या कह रहा है? शिवालिक क्या है? तो शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। जो शिवालिक है ये सबसे दक्षिण में जो इधर स्थित है इसको शिवालिक बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया शिवालिक, तो ये सबसे दक्षिण में स्थित है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, जो आपका यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है गंगा का मैदान। ये पूरा मैदान ही है, ये पूरा मैदान है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयोगी हैं। किसके लिए? तो कृषि के लिए बहुत उपयोगी भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। हम लोगों ने जब पिछली चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ पे स्थलरूप वगैरह पढ़ रहे थे, वहां पे क्या हमने देखा था कि जो मैदान होते हैं वही जनसंख्या का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। तो जनसंख्या यहाँ पे सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ की भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म
रेतीला स्थान है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। क्या कह रहा है? तो वनस्पति मात्रा बहुत कम है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। तो कहाँ? तो दक्षिण में। देखिए अब ये कहा क्या हुआ, इधर से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर देखिए ये जो स्थित है ये सब प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक, भूमि प्रदान करते। यही कारण है कि इन मैदानों में अधिक भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क तथा गर्म व रेतीले स्थल है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की श्रृंखला स्थित है। कहाँ? तो उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में कहाँ? ये देखिए ये अरावली श्रेणियां है और यही सबसे विश्व की सबसे क्या, तो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये आपकी अरावली जो दिख रही यही आपकी सबसे पुरानी श्रृंखला है। यहाँ पे बात करा तो देखिए बिंद की श्रेणी पाई जाती है, यहाँ सतपुड़ा की श्रेणी पाई जाती है और बिंद सतपुड़ा के बीच में यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, जो कि कहाँ से, तो ये प्रायद्वीपीय भारत से आपकी अरब सागर में गिरती है। यहीं पे ताप्ती नदी भी अरब सागर में जाके गिरती है। ये गंगा नदी है जो कि यहाँ से निकलती है और यहाँ यमुना नदी निकलती है, ये जाके संगम में यहाँ पे मिलती है और ये धीरे धीरे ये जाके जो है बांग्लादेश में गिर जाती है। ठीक है, हम लोग बढ़ते आगे। उत्तरी मैदानों में प्रायद्वीप भारत इसकी स्थिति त्रिभुजाकार, धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां श्रृंखलाएं स्थित हैं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, ये हम लोगों ने देख लिया, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा, देखिए ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अरावली क्या है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरावली विश्व का सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है, अभी हम लोगों ने देखा। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री होता है, जो कि पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। क्या कह रहा है कि अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो देखिए ये क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट, ये जो है आपका, ये है आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये आपका पूर्वी घाट हो गया। जो पूरब में स्थित है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक, ये तो पूरा तटीय क्षेत्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है या असमान है। चित्र 7.1 में देखिए, इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। क्या कह रहा है, तो पश्चिमी घाट जो है ये कैसा है, तो ये एक समान रूप से विस्तार है। लेकिन पूर्वी घाट कैसा है, तो पूर्वी घाट बीच में टूटा फूटा है, ये ऐसे टूटा फूटा है, तो इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, ये टूटा फूटा है। ठीक, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सकरे हैं। क्या? पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान आगे देखेंगे अभी। इसमें क्या कह रहा है कि जड़ोल निक्षेप क्या है, ये एक मृदा का प्रकार होता है। जब नदियां जो है मृदा अपने साथ बढ़ा के लाती है, जहां हम लोगों ने देखा है गिराना, तो जब नदियां अपने साथ अवसाद को लाती हैं, वो गिराती हैं, बनाती हैं मैदान, तो वहां पे निक्षेप कहते हैं। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती हैं, तो ये क्या है, ये जलोढ़ निक्षेप हो जाता है। सहायक नदी क्या है, एक नदी की सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है उसे सहायक नदी बोलती है, तथा आपने जल के मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। जो इनका जल होता है ये क्या करती हैं, तो ये मुख्य नदी में विसर्जित कर देते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो ये सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टे का स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब क्या इसमें बताया जा रहा है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, जैसे कि जो ये सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, ये यहाँ पे बनता है, ये यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनता है, तो इसे ही सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है कुछ आओ करके, इसके बहुत सी लड़कियां का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे कि यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने आसपास किसी लड़की का नाम जानते हैं जिसके नाम किसी नदी के नाम पर? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप
जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि शबनम। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें खोजनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीजें हो गई। अब जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या किया गया, ये हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ रहे थे, पूर्वी तटीय मैदान क्या है। तो इसमें पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं तथा वह पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया तथा कावेरी हो गया। ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अगर हम पीछे फिगर में जाएंगे तो पीछे फिगर में हम देख सकते हैं ये महानदी दिया गया, ये गोदावरी नदियां हो गई, ये सभी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ये कृष्णा नदी हो गई, ये यहाँ पे कावेरी नदी हो गई। तो इस तरह से ये सारी नदियां यहाँ पे गिरती हैं। आगे देखते हैं, ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। सुनामी की बात कर लेते हैं। देखिए क्या यहाँ पे देखिए ये दिया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप जानते हैं प्रवाल। अब प्रवाल क्या होता है? प्रवाल ऐसे जीव होते हैं जो कि एक द्वीप का निर्माण करते हैं या ये समुद्र में ही रहते हैं। चलिए, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो कि बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होते हैं। आप चित्र हम लोग 7.4 में देख सकते हैं, ये प्रवाल द्वीप है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रवाल द्वीप है आपका। जो क्या होता है इसमें, जैसे कि एक जीव नीचे है, इस जीव को डेथ हो गई, इसका कंकाल बचा, तो इसके ऊपर एक नए जीव का जन्म होता है। उस नए जीव भी मर जाता तो उसके ऊपर एक नए जीव का जन्म होता है। इसी तरह से इन जीवों के ऊपर जीव, जीवों के ऊपर जीव, इस तरह से ये एक श्रृंखला का रूप में निर्माण कर देते हैं। यही एक आपका क्या बन जाता है, तो ये आपका पूरा आपका वो बन जाता है। ये पूरा आपका एक साइकिल के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए ये जल है, ये पूरा जल बनाया, इसका जल के ऊपर ये निकल आता, तो इसी को बोलते हैं द्वीपीय प्रवालीय द्वीप। क्या? तो प्रवालीय द्वीप बोल देते हैं, प्रवालीय द्वीप। ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते सुनामी। सुनामी क्या है? तो 2004 के आसपास भारत में एक सुनामी आई थी। इस पे एक कविता लिखी गई है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा अलोकड़ मीलों दूर तक साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ पर प्रतिक्षण सहायता से में पीड़ितों की, यह दिखाने सागर को भी हम वो है जो कदिप नहीं डरते। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेंगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियां दमकेंगी। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है पंखुड़ी विद्या ने। ठीक है, तो ये एक कविता थी। अब देखिए यहाँ पे सुनामी को इस फिगर को बनाया गया है। फिगर बनाया किसने है? तो ये बनाया है वेदनाथ स्वयं ने, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी। ठीक, तो ये कक्षा 4 के विद्यार्थी। ये देखिए ये कक्षा 4 के विद्यार्थी की ड्राइंग है जो सुनामी पे बनाई गई कि आखिर सुनामी जब समुद्र में आती तो इस तरह से लोग भागते हैं चारों तरफ। ठीक, तो आगे चलते हैं। भारत के 2 द्वीप समूह है। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, एवं केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित प्रवालीय द्वीप है। क्या अभी हम लोगों ने प्रवाल को देखा? ये प्रवालीय द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये भारत से दक्षिण पूर्व में की दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 हम लोगों ने जिससे जिक्र किया ना कि बंगाल की खाड़ी में एक हिंद महासागर में 2004 में एक सुनामी आई थी, कौन सा द्वीप है जो इसमें प्रभावित हुआ था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुआ था। इसी में हमारा दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा कॉल या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं वो डूब गया था, प्रभावित हुए। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जानिए कि हाँ जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब जो सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों को अलग अलग तरीकों से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पे सुनामी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी गई। तो ये हम लोगों ने जो अपना टॉपिक था, जो अपना चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर देख लिया है। अब जैसे कि हम लोगों ने इसका कुछ अभ्यास प्रश्न के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख ले रहे हैं, जिससे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। कितने भौतिक भाग ऐसे हैं जिनको विभाजित किया, इनके नाम आपको लिखना है। देखिए ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें मैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं बताने वाला हूं क्योंकि लास्ट के चैप्टर्स में मैं बताया हूं। कम से कम आप सारे चैप्टर्स का कम से कम एक चैप्टर्स को तो सॉल्व कीजिए। चलिए
इसे, हाँ लेकिन इसे आपको भेजना जरूर है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई, उनके नाम लिखिए। 7 देशों के आपको नाम लिख देना है। कौन कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया था कौन कौन सी हैं, जो है नर्मदा ताप्ती, उनके नाम आपको लिख देना। सॉरी मैंने बता दिया लेकिन बताना नहीं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए, ये भी आपको लिखना है। हम लोगों ने देखा था भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, ये आपको बताना। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है और क्यों करती है। लक्षद्वीप को प्रवालित द्वीप कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, तो ये भी हमने आपको बताया। अब देखिए आगे चलते हैं। हिमालय सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको टिक करना है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, ये हम लोगों ने देखा। यहाँ पे अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, तो आपको अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या मालदीव आपको बताना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी, ये आपको बताना है। खाली स्थान भरे। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, ये आपको भरना है। ठीक, ये आपको फिल करना है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपको बताना। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, अक्षांश रेखा कौन सी है, ये कर्क रेखा खैर ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। मानचित्र मानचित्र पे क्या करना है आपको, भारत का रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। पहली चीज तो क्या, कर्क रेखा आपको चिन्हित कर देना 23.5 अंश। इसके बाद भारत का मानक यामोत्तर आपको 82.5 अंश आपको टिक करना है। कितना, 82.5 अंश आपको टिक करना है। जिस राज्य में आप निवास करते हैं उस राज्य को आपको दर्शाना है। आप जिस राज्य में आप निवास करते हैं उस राज्य को दर्शा देना है। अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह को आपको इंड करना कि आखिर एक द्वीप इधर है तो एक द्वीप इधर है, तो इन दिनों को आपको दर्शाना है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट कहाँ पे है, तो पूर्वी घाट आपका कहाँ पे, तो पूर्वी घाट आपका इधर हो गया, पश्चिमी घाट आपका इधर हो गया। ये आपको भारत का नक्शा बन गया। इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों हम लोगों ने अपने इस वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं और आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक का अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।